बिहार की राजनीति एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार 2 दिन के अंदर में बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन सब के बीच लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया है कि आप हमारी पार्टी को समर्थन दीजिए और इसके बदले में हम आपके बेटे संतोष कुमार सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे देंगे। और आप लोग को ये पता ही है कि जीतन राम मांझी की पार्टी के पास 4 विधायक हैं और जीतन राम मांझी लगातार वो भी इधर उधर करते रहते हैं, यानी कि पलटते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल तक वो नीतीश कुमार के साथ थे 6 महीना पहले तक, अभी वो बीजेपी की तरफ आए हैं, फिर वो बीजेपी की तरफ से निकल के राजद की तरफ चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जीतन राम मांझी भी अगर लालू यादव के साथ चले जाएं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और किसी को कोई मतलब आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी की ये लालसा है कि उनके बेटे को बड़ा पद मिले। वैसे भी जीतन राम मांझी कई दफा कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा उनका बेटा है, मुख्यमंत्री उसको बनाया जाना चाहिए। जब वो अपनी एक यात्रा निकाले हुए थे, जब बिहार में 6 महीना पहले जीतन राम मांझी, तब ये कह चुके हैं। इन सब के बीच इतना तय हो चुका है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं भी जाते हैं तब भी वो राजद के साथ नहीं रहने वाले हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई एक और तीसरा मोर्चा बना ले जिसमें आपको कांग्रेस हो और वामपंथी पार्टी हो जाए और नीतीश कुमार हो जाए, ये संभावना हो सकती है। लेकिन इतना बात तय लेके चलिए कि नीतीश कुमार अब राजद के साथ तो कम से कम नजर नहीं आ रहे हैं। और ये बात मैं पिछले 15-20 दिन से लगातार कहते आया हूं कि नीतीश कुमार के अंदर वो जो ईमानदारी झलकती थी वो अभी नहीं दिख रही है। और मैंने बहुत पहले के वीडियो में बताया था कि तेजस्वी यादव को कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा तो वो तेजस्वी यादव को छोड़कर बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेंगे। लेकिन तब भी मेरे बात को बहुत सारे जो राजद के समर्थक थे उन्होंने ये कह के मजाक उड़ाया था कि यार तुम लोग अफवाह फैलाते हो। लेकिन हकीकत यही है। मैंने उस समय एक बात कही थी कि नीतीश कुमार कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो राजद के किसी नेता को मुख्यमंत्री अपने हाथों से बना के रिटायर हो जाएं, नहीं तो फिर उनकी जो लेगेसी है, नीतीश कुमार को याद किया जाता है बिहार में अच्छे शासन के लिए कि उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था सही हो गई, अपराध कम हो गया, शिक्षा में भी कुछ हद तक सुधार हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार को सबसे बड़ा अगर कोई किसी चीज के लिए याद किया जाता है, नीतीश कुमार को किसी चीज के लिए याद किया जाएगा बिहार की राजनीति में, बिहार में, तो वो उनके अपराध मुक्त बिहार के लिए याद किया जाएगा, जब उन्होंने 2005 से 10 के बीच में बिहार में अपराध पर एकदम से लगाम लगा दिया था। और वो लड़के किसके खिलाफ आए थे? लालू प्रसाद यादव की पार्टी से लड़के आए थे। इस स्थिति में किसी भी तरीके से नीतीश कुमार लालू यादव के पार्टी को दोबारा सत्ता नहीं सौंपेंगे, ये बात मैंने 1 महीना पहले ही कही थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, हर पार्टी में भक्त लोग हैं, हर पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा झूठ ही बोल रहा है, ये बंदा जो बोल रहा है मेरी पार्टी के खिलाफ ही बोल रहा है। यार आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप लोग अंधभक्ति कर सकते हो या चमचाई कर सकते हो। हम लोग ना तो किसी पार्टी से जुड़े हैं, ना किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के पास जिस तरीके से सूचनाएं आती हैं, जिस तरीके से जो खबरें आती हैं, हम सीधा परोस देते हैं, भैया ये खबर है, आज ये हुआ है और कल क्या होगा कल फिर दोबारा बताएंगे। लेकिन अभी बिहार में पूरा उथल पुथल हो चुका है। नीतीश कुमार समझ जाइए कि जो बहू होती है ना घर में, जब कोई शादी करके कोई लड़का बहू को लेके आता है तो उसका पहला पांव अंदर जा चुका होता है, फिर दूसरा पांव रखना होता है। तो उसी तरीके की हालत अभी नीतीश कुमार की है। उन्होंने अपना पहला पांव बीजेपी के गठबंधन एनडीए में रख दिया है और बीजेपी उनके स्वागत में लगी है कि आइए अब आपका स्वागत है। वैसे हो भी क्यों नहीं, नीतीश कुमार के पास एक अच्छा खासा वोट है, लगभग 15% के आसपास। अकेले भी लड़े हैं, 2014 में नीतीश कुमार अकेले लड़े थे, तब भी उनके पास 15% वोट था। और बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि अगर नीतीश कुमार उसके साथ रहते हुए रिटायर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा हिस्सा होगा वो बीजेपी को मिलेगा और उससे जो बिहार की राजनीति में जो बीजेपी को चाहिए कि लगभग 45% के आसपास वोट वो हासिल हो सकता है।
हाँ, अब इसमें कई सारे पेच फंस रहे हैं। सबसे बड़ा पेच ये है कि चिराग पासवान का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की दुश्मनी चिराग पासवान से जग जाहिर है। दुश्मनी का मतलब है कि राजनीतिक दुश्मनी, अब ये नहीं कि कोई मतलब शारीरिक तौर पे लड़ाई झगड़ा वाला बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान का क्या होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार केवल एक शर्त अपनी मनवा पाए हैं। अभी के जो सूचना के हिसाब से नीतीश कुमार केवल इस शर्त पे राजी करवा पाए हैं बीजेपी को कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि जो उनके पुराने सहयोगी, विश्वसनीय सहयोगी रहे हैं, पिछले 10 साल में एक भी बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयान नहीं दिया, चाहे उनकी पार्टी को तोड़ा भी गया था। यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़े जाने के बाद भी चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था, आप लोग ये बात जानते हैं। तो बीजेपी कभी ये नहीं चाह रही है कि चिराग पासवान जैसे एक विश्वसनीय साथी को वो छोड़ दे। नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म होने के कगार पे है, लेकिन चिराग पासवान अभी नौजवान है, वो कम से कम 30 साल 35 साल तक राजनीति करने वाले हैं बिहार की। तो बीजेपी साफ तौर पे ये नीतीश कुमार को कह चुकी है कि जो भी उसके साथ गठबंधन में लोग हैं, यानी जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, सभी को मैनेज करना होगा। सभी लोग गठबंधन में रहेंगे। किसी को भी हम आपके शर्त पर ये नहीं कि आप आ रहे हैं तो हम उनको हटा देंगे। हाँ, एक आपकी शर्त हम मान लेंगे कि जब तक आपका मन हो, यानी कि 2025 तक, जो अभी ये विधानसभा का टर्म है, 2025 तक आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको किसी अपने पसंद का नेता उप मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए तो आप बता दीजिए। तो ये भी खबर है कि नीतीश कुमार के साथ सुशील कुमार मोदी को बिहार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कारण ये है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी है और बीजेपी भी ये नहीं चाहती है कि अब नीतीश कुमार के राजनीति के आखिरी दौर में उनके साथ कोई झगड़ा हो, कोई किसी तरीके की अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि सारा खेल वोट बैंक का है। और नीतीश कुमार के पास वोट बैंक कौन सा है आप लोग समझ सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर का वोट बैंक, यानी कि वो वोट बैंक जो अति पिछड़ा है। पिछड़ा नहीं, पिछड़ा में 3 ही वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है, एक यादव है, एक कुशवाहा है और एक कुर्मी है। इसमें कुशवाहा और कुर्मी तो ऑलरेडी राजद के साथ नहीं है। कुशवाहा बीजेपी के साथ है, कुर्मी नीतीश कुमार के साथ है, यादव राजद के साथ है। बाकी जो बच जाता है 36% का जो अति पिछड़ा ओबीसी, अब इसमें भी आप लोग को मैं एक बात बता देता हूं कि जो ये 36% अति पिछड़ा ओबीसी है, ये केवल, इसको आप ओबीसी मत समझिए, इसमें लगभग 12% मुस्लिम है। 12% मुस्लिम ओबीसी हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाती हैं। यानी इसके बाद जो बच जाता है 23 या 24% जो बच जाते हैं वो हिंदू ओबीसी हैं, हिंदू समुदाय के ओबीसी में हैं, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि उसमें कहा जाता है नीतीश कुमार का एक पचपनिया मतलब उन्होंने एक वोट बैंक बना हुआ है, पचफोड़ना भी कुछ जगह बोलते हैं, वो ज्यादातर लोग बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। कारण क्या है कि जो यादव कास्ट है उसके डोमिनेंस की वजह से ज्यादातर जगहों पे ऐसी हालात देखने को मिले हैं कि वहां पे जो गैर यादव वोटर है वो या तो राजद या फिर समाजवादी पार्टी, यूपी में समाजवादी पार्टी से अलग गया है। तो इस लिहाज से अब देखिए क्या होने वाला है। जीतन राम मांझी क्या करते हैं, आपको जैसा कि मैंने बताया कि जीतन राम मांझी को लालू यादव ने ये ऑफर दे दिया है कि हम आपके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे, आप अपने विधायकों का समर्थन हमारी पार्टी को दे दीजिए। अगर ऐसा होता है तो जीतन राम मांझी के 4 विधायक, एक विधायक एआईएमआईएम का है और एक विधायक निर्दलीय है, यानी ये 6 विधायक अगर जुड़ जाते हैं लालू यादव की पार्टी के साथ तो इनके पार्टी के विधायकों की संख्या और गठबंधन के विधायकों की संख्या हो जाएगी 120 और बिहार में बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 122। 2 सीटों की कमी होगी। यहां पे लालू यादव कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखना है कि जीतन राम मांझी इसके बाद और क्या चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 2 या 3 सीट देने की भी बात लालू प्रसाद यादव की तरफ से कही गई है।